न्यूज सेवन राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार है। हमारे प्रोग्राम आज आता है अपनी खबर, यानी देसी भाषा का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप सारे लोग जुड़ते हैं। देसी भाषा में अगर बात करें तो भाई भैया देखो, चुनावी माहौल तैयार है और चुनावी माहौल इतने तगड़ो तैयार है कि कुल मिला रहा है, सब अपनी अपनी जांग फटकार रहा है, सब अपना अपना दावा कर रहा है, सबको अपना अपना टिकट नजदीक दिख रहा है, सबको अपनी अपनी जीत नजदीक दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता लगवा के बाद में, लिस्ट आबा के बाद में स्थिति हो जाएगी क्लियर, यानी मैदान में कौन रहेगा और कौन हो जाएगा धाराशाही। बाकी बाद में होगी असली लड़ाई शुरू, और असली लड़ाई शुरू होगी गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करा। विषय तो ओवरऑल पूरा राजस्थान की बात चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत का दावा है कि साहब 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और सरकार एक बार फिर रिपीट होगी। बीजेपी को दिख रहा 2024 कि अगर ये चुनाव में बीजेपी हार गई, कांग्रेस होगी रिपीट, तो या को प्रभाव पड़ेगा 2024 का लोकसभा चुनाव पे। कुल मिला रहा है, आपका अपना दावा है, आपका अपना विचार है, लेकिन ताल सबने ठोक रखी है और कौन अर्श पे जाएगा और कौन फर्श पे जाएगा या को फैसला करेगी जनता। एक समस्या जरूर आवे, जनता भी आजकल खुलर को बोले न्यो कहवा करे, पहले नेता शाना है ना, अपना पत्ता कौन खोले, पहले नेता को ज्यादा टेंशन रहे भाई। आजकल जनता ज्यादा शानी होगी, जनता भी अपना तुरफ का इक्का खून खोले, जनता भी आजकल खुलर बात को करे और जनता भी आजकल खुलर या खून बताए कि साहब कुण को वोट देना है। कुल मिला रहा है, वोट आगो दिमाग में। दावेदारन की भी बात करूंगा, रसूख की भी बात करूंगा और वर्चस्व की बात करूंगा, और सबसे बड़ी बात करूंगा राजनीति का गिरता हुआ स्तर की। लोकतंत्र में लोक ना तो सामने आ रहे हैं और तंत्र भी अपने हिसाब से चल रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा लोग आज जुड़ने चाहिए। अपने कमेंट बिल्कुल आप करते रहें। कुछ दर्शकों के आज मेरे पास कमेंट आए थे, वो कह रहे थे अजय जी कोई राजनीतिक व्यक्ति को मत बुलाना, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, कोई सपा, कोई बसपा, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। आज हमने गंगापुर सिटी शहर के उन प्रबुद्ध नागरिकों को, उन वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया है जिन्होंने इस शहर को बनते और बिगड़ते देखा है, सजते और संवरते देखा है, और सबसे बड़ी बात है जिनको राजनीति का भी बड़ा अनुभव है। कितने सारे विधायक यहां पर रहे, कितने सारे सांसद यहां पर रहे, क्या इस शहर ने उपलब्धियां हासिल की है, आज तो जिला बन गया। तो फिर क्या लोगों की उम्मीदें नहीं बढ़ी हैं? बढ़ी हैं। क्या उन उम्मीदों पर ये जनप्रतिनिधि खरे उतर पाए हैं? बहुत सारे सवाल है सर जहन में, आपके भी और हमारे भी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बता दूं, बिना किसी पक्षपात के बेबाक तरीके से मुद्दे भी होंगे, चर्चा भी होंगी, बातें भी होंगी और फीडबैक निकल करके सामने भी आएगा। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है, आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, हम सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, तो जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि आज ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो शायद बहुत कम स्क्रीन पर नजर आते हैं, बहुत कम डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, मगर जब बोलते हैं तो खुल करके बोलते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं, निष्पक्ष तरीके से बोलते हैं। संडे है और आज तारीख है 1 अक्टूबर, है ना। वक्त भी यूं निकल गया कि वक्त को ही पता नहीं लगा कि वक्त कब निकल गया, है ना। समय बहुत तेजी से निकल जाता है और ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात थी और 2023 शुरू हुआ था, लेकिन अब चुनावी माहौल है तो पता भी नहीं चलेगा आने वाले वक्त का। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरें वहां से मैं आपको रूबरू करवा देता हूं और उसके बाद में फिर आएंगे हम असली मुद्दों पर। आज प्रधानमंत्री मोदी रहे तेलंगाना के दौरे पर। तेलंगाना में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और 13,500 करोड़ रुपए की सौगात वहां के लोगों को दी है और कहा कि तेलंगाना में अब बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, यहां पारदर्शी और ईमानदार सरकार की जरूरत है। इसके अलावा वहीं पीएम ने आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता की ही सेवा अभियान की शुरुआत भी की है। मैं आपको बता दूं, स्वच्छता पखवाड़ा इस समय चल रहा है, स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा चल रहा है और मेरे भाई स्वच्छता के लिए गाइड करने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है, ये लोगों पर खुद पर डिपेंड करता है। संकल्प ले लो यार, क्यों सफाई कर्मचारियों के भरोसे रहते हो, क्यों नगर परिषद के भरोसे रहते हो। अगर 10-10, 5-5 आदमी, 15-15 आदमी मिलकर के मोहल्लों की नालियों की सफाई कर दें तो सफाई तो वैसी रहेगी, ठीक है ना। तो स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो इस समय चल रहा है और प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगा करके श्रमदान किया और आज सुबह 10 बजे 1 घंटे श्रमदान करने की लोगों से अपील भी की है। कितने लोगों ने की, कितने लोगों ने नहीं की, वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए होती है, मुझे भी अच्छे से पता है और आपको भी अच्छे से पता है।
आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण के बाद में अब केंद्र सरकार महिलाओं को कोई ना कोई बड़ी सौगात देने वाली है। जी हां, अंदर से खबर निकल करके सामने आई है, महिला आरक्षण विधेयक के बाद में अब महिलाओं को और भी बड़ी सौगात जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकती है। कुल मिलाकर के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, फिर वो चाहे राज्यों के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, सर रेवड़ियां तो बढ़ती हैं। सारी योजनाएं अभी तो खुलेंगी, पिटारे सारे जितने भी खुलने हैं, तो महिलाओं को कुछ अच्छी सौगात मिल सकती है ताकि महिलाएं सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और आगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। और इसके अलावा विधानसभा चुनावों को लेकर के आज सुबह से दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही है। राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं भैया, कल ही राजस्थान पहुंच के दिल्ली बिल्कुल प्रभारी बनाया गया है प्रहलाद जोशी को। उनके आवास पर नेताओं की भीड़ लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर मौजूद हैं, प्रभारी अरुण सिंह वहां पर मौजूद हैं और जो टिकट मांगने वाले हैं वो भी वहां मौजूद हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है, पैनल हर रोज बदल रहा है, रोज रोज नई नई लिस्टें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आज इसका नाम आ गया, कल उसका नाम आ गया, परसों इसका नाम आ गया। कुल मिलाकर के उम्मीदों का दामन किसी ने छोड़ा नहीं है। अब देखना यह होगा, वो फैसला आला कमान करेगा, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, टिकट किसको मिल रहा है, कौन डिजर्व कर रहा है, ये बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि इस हफ्ते में ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी, जिसमें 48 से 55 उम्मीदवारों के नाम होंगे। ए और डी दो कैटेगरी बनाई गई है। 29 और 19 का रेशो रखा जाएगा। 29 मजबूत सीटों पर जो है नाम डिक्लेयर किए जाएंगे और 19 वो सीटें जो सबसे कमजोर हैं, वहां पर भी नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। सांसदों को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, जैसा कि टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा है कि मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूं। अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। बिल्कुल लड़िए, वेलकम है आपका। बाकी सब कुछ जनता के हाथ में है। इसके अलावा अगली खबर, प्रदेश में पेट्रोल पंपों की हड़ताल का मिला जुला असर रहा है। कई जगह बंद रहे हैं, कई जगह खुले रहे हैं। सीकर, दौसा, टोंक, करौली, अलवर, धौलपुर, इनमें जो ज्यादा जो असर है वो नजर नहीं आया है। सबसे बड़ी कारण यह है कि श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंजाब से 15 रुपए लीटर ज्यादा है। बॉर्डर है, लोग श्रीगंगानगर को क्रॉस करके, राजस्थान को क्रॉस करके और पंजाब में पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं क्योंकि 15 रुपए का फायदा हो रहा है। ये जो चल रहा है ना, इसको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वेट कम होगा, जनता को सीधा लाभ मिलेगा और ये सरकारों को सोचना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है ना, अब ये थमनी चाहिए। और खेलों की बात करें तो एशियन गेम्स में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है और भारत को 13वां गोल्ड आज मिला है। भारत के पास अब तक 51 मेडल हो चुके हैं और अंक तालिका में वो चौथे स्थान पर है। तो एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। प्रदेश की बात करें तो इस बार प्रदेश में सीनियर नागरिकों को घर से वोट डालने की सुविधा देगा चुनाव आयोग। कितनी अच्छी बात है। इनोवेशन आइडिया होनी चाहिए, नई नई चीजें आनी चाहिए। 80 साल से अधिक की उम्र के हैं या 100 साल से अधिक की उम्र के हैं, अब उनको पोलिंग बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर बैठे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ये इसकी सुविधा दी है। इसके अलावा एक चीज और बढ़िया करी है चुनाव आयोग ने, मैं तो धन्यवाद दूंगा। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, राजनीतिक दल भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि साहब जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिन पर केस मुकदमे चल रहे हैं, आप उनको कैसे चुनाव लड़वा सकते हैं। यार एक छोटी सी सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है, मगर जो बंदा संसद में और विधानसभा में बैठ करके हमारे लिए कानून बना रहा है, वो तो खुद कानून का उल्लंघन कर चुका है, वो तो खुद कानून तोड़ चुका है। जो कानून तोड़ चुके हैं, जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो हमारे लिए क्या कानून बनाएंगे। चुनाव आयोग इसको लेकर के अब सख्त हुआ है और उन्होंने एक नई पहल की है। अब चुनाव आयोग ने जिस कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हैं, अगर उसका आपराधिक रिकॉर्ड है तो अब आपको मीडिया में और अखबारों के माध्यम से यह जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपराधिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी आपने इसको टिकट क्यों दिया, कारण क्या था, मजबूरी क्या थी कि आपको इसको टिकट देना पड़ा। तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं सर, आसान सा काम है ये इनके लिए, क्योंकि जब ये लोग खर्चा ईमानदारी से नहीं बताते तो फिर ये कैसे बता देंगे ईमानदारी से कि इसको टिकट क्यों दिया। कोई ना कोई रास्ता इसका लिए निकाल लेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो ये है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में 80 साल से ऊपर 11.8 लाख लोग हैं और 100 से ऊपर मैं आपको बता दूं 18,462 वोटर हैं।
जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, अब ये घर बैठे वोट दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कल चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ में आएंगे मंदिर में, और गहलोत कैबिनेट की एक अहम बैठक इस समय चल रही है। पहले इसका टाइम और कुछ था, फिर उसको बाद में डिले कर दिया गया, और अभी ये अहम बैठक चल रही है। इसमें कुछ बड़े अहम फैसले हो सकते हैं, जैसे एक तो ठेका प्रथा जो है उसको लेकर के कोई फैसला हो सकता है, संविदा कर्मियों को लेकर के फैसला हो सकता है, और कई नियमों में भी संशोधन हो सकते हैं। और प्रदेश में आज से अस्पतालों का समय बदल गया। जी हां, आउटडोर अब 9 बजे से 3 बजे तक का हो गया, पहले 8 बजे से 2 बजे तक का हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, लोगों को बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9 बजे से और 3 बजे तक डॉक्टर ओपीडी में बैठेंगे। छुट्टी के दिन 9 से और 11 का ये टाइम रहेगा। और टोडा भीम उपखंड के पालड़ा स्थित 33 केवी का जो ग्रिड है, वहां अब बिजली का समय बदल दिया है। 3 फेज का जो कनेक्शन है और किसानों को जो बिजली देनी है टोडा भीम में, अब उसका टाइम बदल दिया गया है, क्योंकि टोडा भीम अब हमारा हिस्सा है, तो वहां की खबरें हम नियमित रूप से बताने का प्रयास करते हैं। पालड़ा जो 33 केवी हाउस है, वहां से जो बिजली मिलेगी अब 3 फेज की, मैं आपको बता देता हूं। 9 बजे से ये सप्लाई शुरू होगी 2 बजे तक। किसानों के लिए इंपॉर्टेंट खबर है, 9 बजे से 2 बजे तक आपको 3 फेज सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे की अलग से 3 फेज की सप्लाई और मिला करेगी। तो ये आज एक निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। गंगापुर में कल शाम को एक फायरिंग की घटना जरूर हुई थी, उसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि हमारे पास में ये खबर आई है कि साहब जिनको पकड़ा था उनको रात को ही छोड़ दिया, उनको रात को ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्या कारण थे, वो तो पुलिस जाने। एक तरफ तो गहलोत साहब कहते हैं साहब हमने एफआईआर अनिवार्य कर दी और कानून सख्त किए जा रहे हैं, अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। सर, मामला उतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं, ठीक है ना। अभी 2 दिन में 3 दिन में आपको कुछ ऐसी खबरें भी मैं बताऊंगा जो मामले गंगापुर में दर्ज हुए थे, पुलिस ने उन पर ध्यान नहीं दिया। एक लड़की की छेड़छाड़ का मामला था जिसमें विरोध करने पर परिजनों को भी पीटा गया था, और एक मामला और था लालपुर उमरी का, जहां एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन दूसरी कहानी उसमें ये निकल करके आई है कि उसकी हत्या हुई है। एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परसों का ये मामला था, कल उस शव का दाह संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन शायद उसको लेकर के भी पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं सर, जहां पुलिस डांट करके, फटकार करके भगा देती है फरियादियों को, और फरियादियों की फरियाद सुनी ही नहीं जाती है। फिर कानून का एक बार बुलंद होगा कैसे, अपराधियों में भय व्याप्त तो होगा कैसे, यह भी एक सोचने का विषय जरूर है। चलिए, अच्छा लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, हाँ शेयर दबा के करना आज, क्योंकि अब मैं बुलाने वाला हूं हमारे आज के जो पैनल के लोग हैं उनको बहुत सम्मान के साथ में, और ये वो नागरिक हैं जिन्होंने इस शहर को बहुत करीब से देखा है और अपनी बेबाक राय आज ये आगामी चुनावों को लेकर के यहां पर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरी राइट साइड में घनश्याम जी रावत को। सर आप आए और मुझे ज्वाइन करें यहां पर राइट साइड में, ताकि मैं और जितने भी दर्शक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है फटाफट शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहें। घनश्याम जी हमारे साथ हैं जो हमें यहां पर ज्वाइन करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं अजय जी आपको पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको इस डिबेट में बुलाया है, और गंगापुर सिटी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं कि गंगापुर को जिला बन चुका है, तो अब उसमें जिले के अनुसार ही डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा है और इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे जो हमारे गेस्ट पैनल में है उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, और वो हमारे साथ हैं, बड़े हंसमुख मिजाज के हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार समाज में रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनको जोड़ना बहुत जरूरी था आज मेरे लिए। मैं पहले भी उनसे राफ्ता कर चुका था, लेकिन वो शायद उतना वक्त नहीं दे पाए। सरफुद्दीन जी टीटी साहब, तो आए सर, और मुझे अपने लेफ्ट साइड में आप ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और इनका भी हम खैर मकदम करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर न्यूज़ 7 राजस्थान पर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनको भी मैं ज्वाइन करवाना चाहूंगा। कानूनविद हैं, बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो कहते हैं खुल करके कहते हैं और बेबाक तरीके से कहते हैं। राजेंद्र जी पीपी साहब पहले भी कई बार हमारे डिबेट प्रोग्रामों में आ चुके हैं और बड़ा खुल करके बोलते हैं जो बोलते हैं, तो उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा। आप राइट साइड आकर के और मुझे ज्वाइन करें रावत सर के साइड में।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य है, सर्वविदित है, सर्वलोकप्रिय है और सबके चहेते भी है। जी हाँ, लोग बहुत पसंद उनको करते हैं, उनके व्यवहार को पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का कोई सा भी तबका हो, वो हमेशा अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं और उन्होंने और उनके परिवार ने जो योगदान गंगापुर को दिया है वो अविस्मरणीय है। यानी हम सबके चहेते दीपक नरूका जी, वो आए और लेफ्ट साइड में मुझे ज्वाइन करें। दीपक भाई साहब आए और मुझे ज्वाइन करें यहाँ पर, ताकि मैं पूरे पैनल के साथ आपका स्वागत कर पाऊं न्यूज़ 7 राजस्थान पर। ये हमारा आज का पूरा पैनल है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये समाज के वो लोग हैं जो समाज का अहम हिस्सा है और समाज में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इन सबका न्यूज़ 7 राजस्थान की ओर से स्वागत करता हूं और अपनी बातों का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा रावत जी से, क्योंकि रावत जी जुड़े हुए हैं राजनीति से भी, किसी विशेष पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है और उनसे मेरा पहला सवाल यह बनता है कि क्या दिन ब दिन राजनीति का जो स्वरूप है वो गिरा है, राजनीति का जो स्तर है वो कितना गिरा है, और इस बारे में घनश्याम सर क्या सोचते हैं वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। घनश्याम सर, राजनीति 76 साल हो गए, लोकतंत्र एक डेमोक्रेसी की जो जमहूरियत हमको मिली है, शायद हम उसकी उतनी कदर नहीं कर पाए जितनी हमको करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है राजनीति का स्तर जो है वो कितना गिरा है और कितना इसका स्वरूप बदला है? वो राजनीति का स्तर पहले से काफी गिर गया है। पहले जो एक राजनीति जो नेता शब्द था वो एक बहुत ही सम्मानीय सूचक था कि भाई अपन किसी नेता को बुला रहे हैं तो सम्मान। लेकिन आज उसका विपरीत हो गया मामला, नेता शब्द गाली हो गया। कारण क्या रहा? कारण क्या है, स्तर गिर गया। एक दूसरे का सम्मान जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया। पहले सिर्फ मनभेद हुआ करते थे, मतभेद हुआ करते थे, आज मनभेद ज्यादा हो गए। मनभेद ज्यादा हुए ना, उसी का कारण है कि एक दूसरे को हम जो है, आज मान लिया मैं पहले जो लोग थे वो पार्टी के लिए कार्यकर्ता मरता था और बिना खाए पिए भी वो काम करता था, बिल्कुल अपना सारा, और एक दूसरे के विपरीत खड़े होते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने चुनाव होने के बाद किसी तरह का उनमें आपस में कोई तरह का मनभेद नहीं हुआ करता कि भाई मैं इसके बदले की भावना है या मेरे से कोई ऐसी बात कही है, वो नहीं था। अपना उन्होंने अपनी पार्टी के लिए काम किया, मैंने मेरी पार्टी के लिए काम किया, और जीतने के बाद भी वो आदमी जो नेता थे वो सम्मान्य होते थे। वो ये नहीं है कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया है तो मैं इसका काम नहीं करूँ। आज वो मुंह पे कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, आंकड़े रखते हैं आजकल। सारे जन मेरे को वोट ही नहीं दिया, मेरे से क्या चाहते हो आप? तो ये कि वो जो वातावरण है वो दुखदाई हो, कहीं ना कहीं बदला है। राजेंद्र जी हमारे साथ है, कानूनविद भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तबके में उठते बैठते हैं और बहुत चीजों को बहुत करीब से देखा है। राजेंद्र सर, राजनीति का स्तर वाकई में कितना गिरा है और ये जो स्वरूप है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो रहा है? आज सबसे बड़ी बात मैं भाई घनश्याम जी ने जो कहा है उसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। गिरावट इस कदर आ गई है कि हमें नेता शब्द से नफरत है। अगर कोई हमें नेता कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इसने हमें नेता कैसे कह दिया है। और उसका कारण ये है कि हम इतने चारित्रिक रूप से, हम मानसिक रूप से, हमारी कोई सोच नहीं, हमारी कोई दिशा नहीं, हमारी कोई समझ नहीं, राष्ट्र के प्रति हमारा कोई समर्पण नहीं, हमारी गंगापुर की जनता के प्रति जहाँ से आप चुने जा रहे हैं उस जनता के प्रति चुनाव जीतने के बाद आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन। आपने वोट दे दिया, काम खत्म। जैसे कि ये उनका अधिकार था आपका वोट लेना, पर आपने वोट दिया, आपकी मजबूरी थी कि आपको वोट देना था, आपको देना था और मुझे दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? और नहीं दिया तो वो तो गाली सुननी पड़ेगी आपको। आपने वोट दिया कि किस मुंह से मेरे पास आ गए, क्या सोच के? अरे भाई हम इस मुंह से आपके पास में आ गए कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, लोकसभा में, विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हो, आप इस क्षेत्र का, इसलिए आए हैं। इसलिए नहीं आए हम कि हमने आपको वोट नहीं दिया या वोट दिया है। तो आज हमारे ये सोच उन्होंने खत्म कर दी और ये देखते हैं कि इससे मेरा कितना हित है, कितना अहित है। फिर बाहुबली आज जो है वो वोटों के ठेकेदार हो गए। बाहुबली नहीं है तो धनबली हो गए, चाहे बाहुबली हो गए। और वो बाहुबली और धनबली धन लेकर के और लोगों को प्रभावित करते हैं। आज ठेकेदार बहुत हो गए।
चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, चाहे नगर पालिका का हो। आजकल मोहल्ले के ठेकेदार हो गए, जाति के ठेकेदार हो गए, समाज के ठेकेदार हो गए, और वो ठेकेदार बात आपको पता नहीं है कि आप कितनी जगह बिक चुके हो। मतलब वोटर को ये पता नहीं है कि वो कितनी जगह बिक चुका है। जाति के नाम पे बिक गया है, मोहल्ले के नाम पे लिख गया, ये तो मेरा वार्ड है, इसमें तो मैं संभाल लूंगा, मेरे वार्ड को मैं संभाल लूंगा। और आपने अपने वार्ड में कहीं जाके बात नहीं की, पता ही नहीं लगा। मालूम चला बाद में कि आपने तो इस वार्ड के नाम पे, अपनी जाति के नाम पे, आपने मोहल्ले के नाम पे इतने लाख रुपए ले लिए। बाद में लोगों से पूछा कि भैया तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। वोटर की स्थिति ये हो गई है कि वो पैसा लेकर के वोट दे रहा है। जो पैसा लेकर वोट दे रहा है वो किस मुंह से जो है उसके पास जाएगा? और वो विकास की बातें कैसे, विकास की बात कैसे करोगे आप? गहलोत जी ने नगर पालिका चुनाव के लिए स्टार्टिंग में ये रखा था सीधे चुनाव होंगे चेयरमैन के, लेकिन बाद में उनके सलाहकारों ने कहा कि ये सीधे में तो कांग्रेस नहीं आएगी, आप तो वही पहले वाला सिस्टम रखो, ठेका प्रधान। और ठेके प्रधान में एक एक मेंबर कितने में बिकता है ये सारी जनता जानती है। तो ये गिरावट है, इसलिए चरित्रहीनता भी होगी और इसे लोगों की उनके प्रति सम्मान की भावना कम होगी। सरफुद्दीन सर, आपसे बड़ा एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। 76 साल आजादी को हो गए और जब से शुरुआत हुई है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें हम, कांग्रेस ने अपना एक वोट फैक्टर समझा था अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को। ये हमारा वोट फैक्टर है, इसका हमारे ठेका बंधा हुआ है। और जबकि देखा जाए तो 75 साल में, 76 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है समाज में, आपके तबके में ज्यादा कुछ बदला नहीं है। बुनियादी तालीम से आज भी दूर हैं, जहनी ताकत जो तालीम के हिसाब से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। तो फिर हम क्या सिर्फ वोट बैंक बन करके रह गए, या धर्म के नाम पर या जातियों के नाम पर ही राजनीतिक दलों ने इन वोटर्स को बांट दिया? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम। जैसा कि आपने भारद्वाज जी क्वेश्चन किया कि अल्पसंख्यक को कांग्रेस ने अपना वोट बैंक माना है, ये आज से नहीं, जब से राजनीतिक पार्टियां बनी है और देश आजाद हुआ तब से ये एक धारणा बनी हुई थी कि भाई कांग्रेस ही एक अच्छी पार्टी है और सबको साथ लेकर चलती है। बिल्कुल, और पुरानी भी थी, सबके विकास के लिए। दूसरी पार्टियां जो थी वो इतने अस्तित्व में और पावर में नहीं थी, इसलिए लोग उसमें जुड़ते गए, इस धारणा में जाते चले गए कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है और इसी के लिए। लेकिन अब बहुत कुछ बदलाव है, विकृति आ गई। अब विकृति आ गई, लोग हमारे समाज में भी, अल्पसंख्यक समाज में भी पढ़ने लग गए हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, समाज की सोच बढ़ रही है। हर समाज का तबका जो है, समाज का पूरा तबका अग्रणीय होता जा रहा है और वो चाहता है कि हम सबसे मिलकर और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा शहर आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। इस ऐसी धारणा में जो है हमारे नवयुवक बच्चे और हमारा समाज जा रहा है। और अब करीब करीब सभी पार्टियां, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, करीब करीब सभी पार्टियां जो है अब अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए विचार कर रही हैं और कार्य भी कर रही है। हर पार्टी कर रही है। मैं इसके लिए उन सबको धन्यवाद दूंगा और उनसे यही अनुरोध करूंगा कि ये भी सब रहने वाले भारतीय हैं, आप ही के हैं और यहीं सबको रहना है। मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जात पात की जो जहर घुला हुआ है, धर्म के नाम पर वोट बैंक की या कोई और दूसरी जो राजनीति या दूसरे कार्य चल रहे हैं, उन पर इतना ना जा करके एक इंसानियत, एक मानवता, क्योंकि ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है, अल्लाह ने सबको सोचने समझने की शक्ति दी है, सब मिलजुल कर रहें, देश के लिए काम करें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं और सभी लोग खुशहाल रहें। मैं तो ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि ईश्वर अल्लाह सबको सद्बुद्धि दे और सब अच्छे से रहें, मिलके रहें और देश के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। और अब मेरे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राजनीति को भी बड़े करीब से देखा और जिनके कार्यकाल को लोग आज भी सराहना करते हैं, यानी दीपक भाई साहब। चेयरमैन रहे, उस वक्त भी इन्होंने शहर को संभाला,
अपने हिसाब से जितना बेस्ट हो सकता था इस शहर के लिए करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इस शहर की सूरत और जो सीरत है वो लगातार बदलती रही। राजनीति को इतने करीब से देखने के बाद में अब उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2008 से 2013 से लेकर के 2018 तक का जो पूरा आप सिनेरियो देखते हैं, कितना बदलाव हुआ है? शहर बना है या बिगड़ा है? सूरत खूबसूरत हुई है या जो शहर की चेहरा है उसमें बदसूरती ज्यादा आई है? दीपक भाई साहब, आपने तो बहुत करीब से देखा है, सब कुछ जिया है, सब अपने कामों से, हाथों से अपने सारा काम किया है। सूरत कितनी बदली है और कितनी बिगड़ी है इस शहर की? पहले तो मैं न्यूज 7 को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, आपने हमको बुलाया। और मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसा लगेगा सामने कि मैं किसी की बुराई या भलाई कर रहा हूं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, शहर गंगापुर बहुत बढ़ गया। आज 10-12 साल में शहर में काफी वृद्धि हुई है, शहर का सीमा विस्तार हुआ है, मगर हमारे साधन है वो जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है और जो बाहर के लोग, गांवों के लोगों ने मकान बनाए हैं, कॉलोनियां नई बसी हैं, वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। और जो शहर हमारा आज से 10-12 साल पहले था वो आज नहीं है। मैं ये बात तो खुल के कहना चाहूंगा, जो शहर 2010-11 में था वो आज नहीं है। हालत जर्जर हालत है। आज हम किसी रोड पर जाते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों में पानी आ रहा है। जब मैं तो खुद की बात करता हूँ, जब मेरी मदर चेयरमैन थी नगर पालिका की, हमारे पास एक सीमित स्टाफ हुआ करता था कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का। और हमारे पास कुछ एक ट्रैक्टर ट्रॉली हुआ करती थी, वो भी किराए के 1-1.5 लाख रुपए महीने में। उसमें हम पूरे शहर की सफाई कराते थे। और हमको एक सिर्फ दीपावली का टाइम ऐसा होता था 8-10 दिन 15 दिन का, जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। दीपावली पे कचरा ज्यादा निकलता है तो ज्यादा हमको उठाना पड़ता था, मेहनत कर। उसके अलावा हमको कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिला कि गंगापुर में यहाँ कचरा है। आज स्थिति ये हो रही है, जहाँ निकलते में पूरे कचरे के ढेर, कूड़ादान हो रहा शहर। पता नहीं किसकी कमी है क्या, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर उस समय से आज 4 गुना ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं। आज संसाधन इतने डंपर, प्लेसर, आपके ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी और आपके ऑटो टिपर आ गए, आपके एईएन, आपके कितने जेईएन, आपके एसआई, जमादार, सफाई कर्मचारी बस्ती हुई वो अलग। मगर पता नहीं ये लोग सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। गंगापुर को ये बिल्कुल नरक की तरह देखना चाह रहे हैं, मतलब कुछ समझ से बाहर है। जो छोटे से संसाधनों में आज से हम 15 साल पहले काम चलाया करते थे, उससे 10 गुने संसाधन इनके पास है और शहर की हालत बदतर है, बद से बदतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिगड़ता हुआ ही देखा है शहर मैंने बिगड़ता देखा, बनता नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आया, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी मैं राजनीति किसी आदमी को दोष देना नहीं चाहता, क्योंकि हर एक आदमी का अपना काम करने का स्टाइल होता है। कई पॉलिटिकल पार्टी की वजह से जो प्रेशर में रहता है, पार्षदों के आपस के झगड़े होते हैं, कॉलोनियों में विवाद होते हैं। पार्षद कहता है मुझको वोट इसने दिया, इसके नाली नहीं बनाऊंगा, इसकी सफाई नहीं कराऊंगा, इसकी सड़क नहीं बनाऊंगा। जहां तक नगर परिषद की बात है, नगर परिषद का स्टाफ बिल्कुल डंप है। नगर परिषद का स्टाफ कोई काम करना नहीं चाहता। और ये मैं कहता हूं, आज इतनी बड़ी गंगापुर में स्कीम, लगभग उसका 75% काम हो भी चुका। अमृत योजना का, सीवरेज का, एल&टी कंपनी का। इस एल&टी कंपनी ने शहर को बिल्कुल बदतर हालत में कर दिया। हमारी जितनी सड़कें थी वो सड़कें इन पे जब ये लगे तो इन पे तोड़े से नहीं टूटी थी, इन पे सड़कें। और आज वो सड़कें इन्होंने ऐसी स्थिति कर दिया कि किसी बाइक का टायर में चला जाता है तो बाइक निकल नहीं पाती है, आदमी फिसल के चोटिल हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और इनके जो सीवरेज के जो चैम्बर हैं, सीवरेज के चैम्बर हैं, वो रोडों से 6-6 इंची ऊंचे हैं। कोई अंदर जा रहा है, कोई ढक्कन टेढ़ा है। ये क्या है? ये किसकी गलती है इसमें? या तो हमारे अधिकारी जिम्मेवार, जिनके कार्यकाल में ये सीवरेज का काम हुआ है, अमृत योजना का काम हुआ, उन्होंने मॉनिटरिंग सही नहीं की। उन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। सरकार ने 200 करोड़ रुपए शहर को दिया है। उन अधिकारियों की जो तनख्वाह ले रहे हैं नगर परिषद से, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको हम जो भी काम थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी कर रही है, उसकी उनकी देख रेख में कराना चाहिए। और जिस कंडीशन की सड़क उनने तोड़ी है लाइन डालने के लिए या सीवरेज के मेन रोल बनाने के लिए, उसको उस कंडीशन में उनको वापस रिपेयरिंग करके देनी चाहिए थी, मगर सुपरविजन नहीं हुआ।
सुपर विजन के अभाव में हमारे शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई। आज इस शहर को कम से कम 50 करोड़ रुपए चाहिए, जब ये अपने अपने पुराने मूल स्वरूप में आएगा। मूल स्वरूप में इसलिए आएगा, जो सड़क, जो शहर पहले था हमारा अमृत योजना आने से, सीवरेज आने से पहले, वो बहुत अच्छा था। इनके आने के बाद में स्थिति बदतर हो गई है। हमारी कॉलोनियों की स्थिति ये है, इन दोनों कंपनियों की वजह से, L&T हो, ये अमृत योजना वाली। आज हमारे जो सीवरेज के चैम्बर है वो उबल रहे हैं, सीवरेज का पानी गलियों में आता है, नालियों में आ रहा है, सड़कों में बह रहा है, और अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी क्या करे बेचारे, अधिकारी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कुल मिला के, और कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी मानने को तैयार ही नहीं है। तो मैं तो, हमारे सब जनप्रतिनिधि हमारे गंगापुर के अच्छे हैं, शहर का भला इन्होंने किया है। इन्होंने देखो गंगापुर शहर को जिला बनवाया, सबसे बड़ी बात है, शहर जिला बना है। आज हमारे कलेक्टर साहब, SP साहब बैठ गए। आने वाले समय में हमारा शहर बहुत ही तरक्की करेगा। SP साहब, कलेक्टर साहब बैठे, निश्चित बात है उनकी मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग होगी तो हमारी जो व्यवस्था शहर की खराब हुई है वो सुधरेगी, निश्चित सुधरेगी। और मैं तो जनप्रतिनिधि हमारे यूं से कहना चाहता हूं, हमारे नगर परिषद को स्थायी कर्मचारी, स्थायी अधिकारी दे, ताकि वो अपनी जिम्मेवारी समझे। हम उनसे कहें तुमको 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, आपने ये आपकी देख रेख में काम हुआ, खराब कैसे हुआ है, गलत कैसे हुआ, इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है, आपको उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि अपनी जवाबदेही माने और वो अपने शहर के लिए काम करें। चलिए रावत सर, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिलीव भी करते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े भी रहे हैं, आज भी हैं। अब ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है, ये आखिर कब तक चलेगी? एक दूसरे पर टाल देना, एक दूसरे पर डाल देना। दूसरी बात है, जब मैं लोगों से जाकर के पूछता हूं तो लोग यही कहते हैं कि साहब ऐसा है, किस चीज का दम भर रहे हो आप, किस चीज के लिए पीठ थपथपा रहे हो? 4 साल से 4.5 साल से तो आपने कुछ नहीं किया, और जब चुनाव आए तब आपने सौगातों की अंबार लगा दी। इतने कम टाइम में इन सौगातों को, इन योजनाओं को पूरी कैसे करोगे? दूसरी बात, गंगापुर शहर, जैसा दीपक भैया ने अभी कहा कि साहब बिगड़ते ही देखा है, बनते तो कुछ देखा नहीं है। किसकी कमी रही? जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार के लेवल पर, विधायक के लेवल पर, नगर परिषद के लेवल पर, या ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर? जिम्मेदार कौन है जिसने इस शहर को इतना बदसूरत किया है? वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहर को खराब करने में नगर परिषद का हाथ जाता है। तो मेन जो चीज है, प्राथमिक स्तर पे जो है, वो सारी कार्रवाई नगर परिषद के थ्रू होती है। आज मेन चीज जो है, सफाई नहीं हो रही है। नालियों में जो है, आप देखो मेरे वार्ड में, मेरे ख्याल में वो नाली साफ ही नहीं हुई। कहते हैं तो कभी कहते हैं कहीं और लगा दिया आदमी। आज ये गर्ल स्कूल के सामने है, ये लीकेज इतना हो रहा बड़ा है, लोग वहां यहाँ से निकलते हैं, कई बार तो निकलना बच्चों का, बच्चों को निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी चीज, ये जो नई कॉलोनियां बन रही हैं, जो डेवलप कर रहे हैं ये आपके प्रॉपर्टी वाले, तो वो प्लाट तो काट देते हैं, लेकिन वहां के रहने को, जो रहने वाले हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं कि भाई आप वहां कोई अगर डेवलप अच्छी कॉलोनी कर रहे हैं तो वो अप्रूव होनी चाहिए, उसमें पार्क भी होना चाहिए, उसमें और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? नहीं, वो नगर परिषद है। नहीं, हम सिर्फ ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो सिर्फ नगर परिषद है। विजन तो सरकार के भी होने चाहिए। वो है, सरकार के तो सारी गाइडलाइन है, फिर लेकिन मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही है? मॉनिटरिंग नहीं है, प्रशासनिक मॉनिटरिंग नहीं है। उनके सामने जो बेचारे वास्तव में अपना मकान बनाना चाह रहे हैं, पट्टे के लिए जिन्होंने हम अपनी फाइलें लगा रखी है, उन लोगों को तो फाइल तैयार नहीं हो रही, फाइलें गायब है, फाइलों का ही पता नहीं है। और जब आता है, अभी नए आयुक्त आए, उन्होंने कहा साहब मैं क्या करूं, 3 दिन में मैं तो अभी ज्वाइन किया है। बिल्कुल, इतने दिन से पैसे आपके पहले जो थे वो 1 महीने रहे, 1 महीने वो रहे, स्थायी आयुक्त नहीं दे पाए हम 1.5-2 साल से। 1.5 साल स्थायी आयुक्त नहीं दे पाए, तो वो काम कहाँ हो? नहीं, पर ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो सरकार की बनती है ना। वहाँ पे ऊपर के लेवल पर क्या चल रहा है? ऊपर के लेवल पे क्या है कि जब नीचे की राजनीति वैसी होती है तो ऊपर के लेवल पर चलता है मामला। अब वो नगर परिषद के चेयरमैन साहब तो कहते हैं कि मेरे को विधायक साहब काम करने नहीं देते हैं, और विधायक साहब कहते हैं भाई मैं तो पैसा भी खूब ला रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, ये काम करना तो इनका है। अब वो बीच में जनता पिस रही है। हाँ, वो आरोप पर प्रत्यारोप की, भाई आरोप पर प्रत्यारोप में पिस तो जनता रही है, नुकसान तो जनता का हो रहा है।
अच्छा, यही सवाल मैं राजेंद्र सर आपसे पूछना चाहूंगा, जिम्मेदार है कौन फिर? ये आरोपी प्रत्यारोप चलते रहेंगे। सरकार जब आपने दिया है बम्पर, आपको लोगों ने बहुमत दिया है, आपने अपना एमएलए वहां बिठा रखा है, तो क्या सारा ठीक हम सिर्फ नगर परिषद के माथे फोड़ सकते हैं? औरों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब आप स्थायी आयुक्त यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या सिर्फ नगर परिषद या चेयरमैन के ऊपर ठोक देना, क्या ये सही है? इस विषय में निश्चित रूप से मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूं जितने कि हमारे जो है राजनीतिक नेता लोग हैं। उनके पास वैसे सबसे बड़ी समस्या तो ये रहेगी, अब की बार हमारे गहलोत साहब का प्रशासन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि वो अपनी कुर्सी पर कील ठोकने में ही लगे रहे। बार बार में उनकी कुर्सी हिलती नजर आई, तो इसलिए आम जनता के हितों पर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा ध्यान दे पाए। इसलिए अब उस कमी को वो रेवड़िया बांट करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस नरक में हम गंगापुर की जनता ने 4-4.5 साल, कितने लोगों के पैर टूटे, कितने लोगों की साइकिलें गिरी, कितनी मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हुए, कितनी बच्चियों के साथ में जो है दुर्घटनाएं घटित हुई, स्कूल के सामने सड़क टूटी, नाली टूटी, सीवर लाइन अगर ली बाई दी कहीं शुरू भी की तो वो सारा गंदा जो है मैल वो सड़क पे आके गिरा है। वो सब क्या तुक हुआ? अरबों रुपए की ये योजना, अमृत योजना, इसके बीच में आपने कहा कि ये नल आ जाएंगे, गंगापुर की जनता को पानी मिलेगा। पानी मिल रहा है क्या? कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है, कभी 3 दिन में आता है, कभी 2 दिन में आ जाता है, कभी 3 दिन तक भी दर्शन नहीं होते। ये पता नहीं लगता कि आज पानी आएगा कि नहीं आएगा। आखिर क्या चीज है? जनता को क्या समझ रखा है? क्या इससे बुरी नारकीय योनि और कहीं किसी जगह हो सकती है क्या? हम गंगापुर के बाशिंदा नारकीय योनि में जी रहे हैं। नालियों की सफाई होने की तो बात ही नहीं है। अब कर्मचारी कितने क्या कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। जिम्मेदार कह तो रहा हूं ना। अब एक दिन जब हमारे जिला कलेक्टर महोदया जब विशेष अधिकारी के रूप में आई थी, उन्होंने एक दिन अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। पूरा गंगापुर का बाजार एकदम चौड़ा हो गया। तो उन्होंने जिम्मेदारी उस दिन देखी, लेकिन अब दोबारा वही स्थितियां होती आ रही है। हम जब पढ़ते थे, जब आम सड़कें कितनी चौड़ी हुआ करती थी, अगर मैं बात करूं आज हायर सेकेंडरी स्कूल की रोड करूं, चाहे उदय रोड की करूं, चाहे जयपुर रोड की करूं, चाहे गली कुचड़े करूं, चाहे हमारे शमशान की रोडों की करूं, कितने चौड़े चौड़े रास्ते हुआ करते थे। वो सिकुड़ करके आप गलियां बन गए। कौन जिम्मेदार है? ये अधिकारी लोग जो इनकी जवाबदेही है जनता के प्रति, क्योंकि ये जनता के स्थायी नेता तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये तो स्थायी कर्मचारी हैं राज्य सरकार के। इनकी ड्यूटी क्या है? लेकिन है कोई जवाबदेही? क्यों इलीगल कॉलोनी रात रात में डेवलप हो जाती है? कौन जिम्मेदार है? आप 15-15, 20-20 फीट की सड़क निकाल करके, 10 फीट की सड़क निकाल के कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। बाद में सुविधाएं कहाँ कैसे होंगी? ये सब चीजें कौन करे? रातों रात अतिक्रमण होते हैं, 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। आज लोग सुरक्षित नहीं है। तो ये सब चीजें साहब जो है कोई मिला के सब लोग जो है पूरा ये तो हाव का हाव बैठा हुआ है। सरफुद्दीन सर, बहुत कुछ देख लिया बनते और बिगड़ते, समझ ही नहीं आ रहा, कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। आपको नहीं लगता कि 4 साल 4.5 साल सरकार सोई रही और फिर लास्ट में जाकर के मोबाइल बांटना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटना, आपको क्या लगता है ये योजनाएं वाकई में अच्छी हैं? इनसे लोगों को लाभ मिलने वाला है? या यही पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता? जिस तरीके से केंद्र सरकार रेवड़ी बांटने में लग रही है, उसी प्रकार अब स्टेट सरकार ने भी वही फंडा अपनाया है। हाँ, बिल्कुल वही फंडा अपनाया है। मैं इसके विरुद्ध हूँ और नवयुवक बच्चों को समाज को जो है नौकरी देनी चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। ये इस तरीके की जो दी जाती हैं, ये इससे कोई समाज का और देश का उद्धार नहीं, इससे बल्कि और देश का नुकसान है और समाज भी इसमें काफी जो है स्तर से नीचे गिरता है, उठता नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये फोकट की रेवड़ियां बांटना बंद करें और इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके और बच्चों को और नवयुवकों को उनको रोजगार दें और देश का विकास करें और अपना सही तरीके से जो है डेवलपमेंट करें। गंगापुर सिटी को मैंने नजदीक से, मुझसे बड़े भाई बैठे हैं, श्री रावत साहब जी हैं, राजेंद्र भाई साहब हैं, वकील साहब,
इन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन मैं भी करीब करीब इनके पीछे ही चला हूँ। मैंने भी अच्छी तरीके देखा है। मैंने गंगापुर सिटी रेलवे में 4-5 हजार आदमी का स्टाफ देखा था, सिमट करके। आज नई तकनीक और राजनीतिक कारणों से आज गंगापुर का जो है रेलवे का काफी उसमें गिरावट आई है, विकास नहीं हो पाया है। आज जो तुगलकाबाद साइड एसी शेड बना है वो गंगापुर के लिए वो था, लेकिन राजनीतिक कारणों से तुगलकाबाद एसी शेड बना, जिसमें करीब जो है आज 4000 आदमी काम करते हैं। गंगापुर की रेलवे कॉलोनी ब्रिटिश टाइम की सबसे बड़ी कॉलोनी थी, जो एक अधिकारी गंगापुर सिटी का, जिसको डीएमई कहा करते थे, दिल्ली से लेकर रतलाम तक कमांड करता था और बहुत अच्छा था। अब बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। अब भी जो है गंगापुर में रेलवे के प्रति काफी उदासीनता जो है अपनाई जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि गंगापुर सिटी अब जंक्शन तो बनने जा रहा है, लेकिन जो यहाँ की रेलवे की जो जमीन पड़ी हुई है उसका इनको सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स, कल कारखाने, मैकेनिकल जो की चीजें आनी चाहिए, कुछ और दूसरे डेवलपमेंट होने चाहिए। बड़े कारखाने रेलवे को यहाँ लगाने चाहिए। यहाँ बहुत अच्छी जो है काफी अच्छी जमीन भी है और यहाँ का स्टाफ भी काम करने में कोई ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा करता है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि रेलवे का भी विकास करें और साथ साथ सिविल का भी जो है, सिटी का भी विकास करें। गंगापुर सिटी मेरी तमन्ना थी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि ऊपर वाले हमें ऊपर बुलाने से पहले गंगापुर सिटी को डिस्ट्रिक्ट बना देना। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो बन गया और अब यहाँ कलेक्टर साहिबा और एसपी साहब बैठने लगे। अब काफी सुधार होगा, यहाँ की नया स्टाफ भी आएगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, मार्केट भी बढ़ेगा, सभी कुछ होगा। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दीपक भाई साहब, कब तक यही पीठ थपथपाते रहेंगे कि साहब जिला बन गया, साहब हमने ये कर दिया, साहब हमने वो कर दिया? आज आम आदमी से जब जाकर के पूछते हैं तो कहते हैं कि साहब 4.5 साल तो बड़े शून्य बैठे रहे आप, और फिर लास्ट में आकर के ये रेवड़ियां आपने बांटी है, फिर वही आरोप पर प्रत्यारोप की राजनीति चलती है। कुल मिलाकर के ये निकेन प्रकार सीट आनी चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि इन 4.5 सालों में उतना विकास हो पाया जितना होना चाहिए था? और दूसरी बात, इसके लिए जिम्मेदार आप क्या मानते हैं कि नहीं, ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं या जिस तरह की घोषणाएं हैं, इनसे ज्यादा ये था कि कुछ धरातल पे काम होता तो ज्यादा बेहतर होता? देखो, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणाएं बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा घोषणाएं कर दी। अब इनका इतने कम समय में इम्प्लीमेंट होना असंभव है, क्योंकि मेरा घर जो पड़ता है वो नगर परिषद वाली लाइन में पड़ता है, तो मैं लोगों को लाइन लगा के जाते हुए देखता हूँ। वहाँ पे जब वापसी आते हैं तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए आते हैं, लेडीज साइड काम नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब 10 तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जो इन्होंने रेवड़ियां बांटी, ये समय से पहले अगर कुछ होता लोगों को इसका फायदा ज्यादा मिलता, क्योंकि अब अधिकारी असमंजस में है, साइडें डाउन पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना काम हो नहीं सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए, क्योंकि हम अभी काफी पिछड़े हुए इस मामले में, तो डेवलप हो नहीं पाया। तो लोगों को इसका जो फायदा है, जो इन्होंने सरकार ने योजनाएं लागू करी है, इसका फायदा तुरंत में मिलने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में वो सब चीज इनको मिले। बाकी इतना ही इनको रेवड़ियां नहीं कहूंगा, इतनी योजनाएं लागू करनी चाहिए थी जिनका इम्प्लीमेंट ये अपने समय अवधि में कर सके, क्योंकि कल का भरोसा नहीं सरकार किसकी आए, हो सकता है गहलोत साहब आए, नहीं भी आए, क्या पता, कोई समय का पता नहीं है। इसी जगह इनको एक हमारी जो नई जनरेशन है उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उनको रोजगार के साधन खोलने चाहिए, शहरों का इस पैसे से शहरों का विकास होना चाहिए था और डेवलपमेंट होता, स्थिति सुधरती। हाँ, सब लोग, क्योंकि ये सब पैसा टैक्स पेयर भुगतता है, जो भी हम लोग बांट रहे हैं, चाहे रेवड़ी बांटो, चाहे खैरात बांटो, चाहे, हाँ, जो आदमी इसके लायक है उसको देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो इसके लायक है, जिसके घर में आटा नहीं है, जिसके घर में रहने को छत नहीं है, उसको मकान के लिए भी उनको अनुदान देना चाहिए, उसको चाहे वो अन्नपूर्णा में हो, बीपीएल में, उस श्रेणी में रखना चाहिए, उनका भरण पोषण सरकार को करना चाहिए, निश्चित बात है। जो इस लायक नहीं है, बाकी आम आदमी को सब तरह की
ये बांटना वो बांटना इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा। आज हमारी जो महिलाएं आती हैं मोबाइलों के लिए, वो खाली हाथ लौट के जा रही हैं, उससे सरकार के खिलाफ गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि सीएम साहब ने स्कीमें अच्छी है, लोगों के हित के लिए की है, मैं नहीं कह रहा गलत किया, क्योंकि जितना काम राजस्थान सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने किया है उतना किसी भी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बिल्कुल। और आज मुफ्त दवाई, हाँ, आम आदमी से मैं हो सकता है पार्टी से भी दूर हूँ, दोनों पार्टियों से, और मैं एक समय पर राजनीति करता हूँ। बाकी मैं जो मुख्यमंत्री ने हमारे ना जो मेडिकल वाली जो स्कीम निकाली दवाइयों वाली, आज हमारे यहाँ का आम नागरिक अगर वो 25 लाख रुपए की भी उसका इलाज है, वो अस्पताल में किसी में जाके फ्री करा सकता है। उसके लिए सबसे बड़ा एक जीवन दान है। जो आदमी 25,000 खर्च करने की स्थिति में नहीं है, उसका बड़े से बड़ा ऑपरेशन वो आज मुफ्त एक हॉस्पिटल में जाकर करा सकता है। बाकी कुछ हमारे अधिकारियों की लापरवाही मानो, संसाधनों की कमी मानो, जो मुख्यमंत्री ने सपना देखा ना उसको धरातल पर उतार नहीं पा रहे हैं। इसके लिए यहाँ जो भी अधिकारी हैं उनको स्थायी रूप से इनको सेटल करना पड़ेगा। आप यहाँ 2 साल नौकरी करोगे, आपको पूरा सेटअप जमाना है, उनको जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, और ये जो भी अव्यवस्था जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जो अव्यवस्था शहर में हो रही है, जवाबदेही तय हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जब जाके ऐसा इम्प्लीमेंट होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक घनश्याम जी, अब आपसे सवाल मैं ये पूछूंगा, अक्सर सुनने में ये आता है कि साहब ब्यूरोक्रेट्स पर राजनीति हावी रही है, यानी कर्मचारी काम तो करना चाहते हैं पर कर्मचारियों को काम ही नहीं करने दिया जाता। आपको नहीं लगता कि कर्मचारियों के साथ अधिकारियों के बीच में आजकल राजनीतिक दखलंदाजी ज्यादा हो गई है? काम करो तो मेरे हिसाब से करो, नहीं करोगे तो फिर भीलवाड़ा जैसलमेर दिखा देंगे आपको। ये एक डर हमेशा बना रहता है। क्या ये चल रहा है आजकल? वैसा है, काम करने वाला अधिकारी तो इन चीजों से डरता नहीं है। वो तो काम करेगा। अब ये तो शुरू से चली आ रही है कि भाई नेताओं की माननी पड़ती है, अपनी अपनी गोटियां सब फिट करते हैं। पहले के नेताओं में आज अंतर है। पहले बड़े से बड़ा नेता कभी भी किसी अधिकारी को अपने घर पर नहीं बुलाता। कोई भी काम है वो टेलीफोन से कहते थे। आजकल तो अधिकारी सारे ही घरों पे पड़े रहते हैं। आज क्या है कि सभी पार्टी के जो नेता हैं वो चमचागिरी में ज्यादा विश्वास करते हैं कि आपको काम करना है तो ठीक। आज मान लिया कोई अध्यापक है, वो नहीं पढ़ा हुए, नेताजी का हाजिर दीजिए, ठीक है, हाँ, फिर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम में हरि जी थे तो कई बार वो कहते थे कि यार ये आरएसएस का आदमी है, इसको यहाँ स्कूल में लगा। हम उनसे ये कहते थे भाई आप तो ये देखिए कि आदमी किसी का भी हो, बच्चों के हित में है या नहीं है। वेरी गुड, सही बात है। मतलब पढ़ाने में भी ये बच्चों का अपना जो कर्तव्य के प्रति पालन करता है या नहीं करता वही इम्पोर्टेंट है। और एक आपका आदमी हो और वो पढ़ा ही नहीं रहा है, बच्चों के हित में काम नहीं कर रहा है, तो वो फायदा क्या है? तो वो जो चीजें थी ना वो अब खत्म हो गई हैं। आजकल तो कर्मचारी भी जो आ रहे हैं वो सब उनके हिसाब से जो है वो कहते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगाने अधिकारी, मेरे को अधिकारी लगा रहे हैं और फिर वो उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। बाकी जो कर्म वैसे हैं वो तो आज भी, चाहे उनको भीलवाड़ा भेजो, चाहे बीकानेर भेजो या कहीं भेजो, बस उनको उनके कर्तव्य का पालन करना है, काम करना है। आज संधू साहब थे, जीएस संधू साहब, जीएस संधू, पहली पोस्टिंग उनके गंगापुर में थी। उन्होंने वर्क कराया, ये बदरिया वगैरह का जितना भी जितने भी वर्क कराए उन्होंने किसी की, और लोग आज भी याद करते हैं, आज उनको याद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अधिकारी कोई भी हो, वो जो काम करके जाएगा उसकी छाप रहेगी, वो चाहे रिटायर हो जाए या आज भी उनका, अगर संधू साहब आवे, उनका उतना सम्मान आज भी उनका उतना ही है रिटायरमेंट के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब राजनीति का परिदृश्य बदला है और लोगों का अब ये कहना है, मैं जब लोगों से लगातार फीडबैक लेता हूं तो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, अब युवाओं के हाथों में या महिलाओं के हाथों में कमान होनी चाहिए और नए चेहरे अब सामने आने चाहिए। राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर विवश हो चुकी है कि हाँ, आने वाला जो समय है वो युवाओं का समय है। युवाओं की सोच, उनका विजन जो है अब वो कहीं ना कहीं धरातल पर आना चाहिए। राजेंद्र सर, युवाओं का आना कितना जरूरी है अब राजनीति में? एजुकेटेड लोग हों। आज ही जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि अब चुनाव आयोग ने भी कह दिया है, आप तो खुद कानून से जुड़े हुए हैं, कि साहब आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं आखिर इनको चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों दिया जाता है? सबसे पहले तो ये गंदगी साफ होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? जहां तक युवाओं को राजनीति में आगे लाने का विचार है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है, क्योंकि एक जोश होता है, कुछ करने का जज्बा होता है
और तुलनात्मक हम ये महसूस करते हैं कि आज जो युवा जो राजनीति में आ रहे हैं वो शायद भ्रष्ट तंत्र से दूर रहेंगे, ये हम मान सकते हैं। आगे क्या परिदृश्य सामने आएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज की राजनीति इतनी गंदी और भ्रष्ट हो चुकी है कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया। तो अब नई पीढ़ी आएगी, हो सकता है नई पीढ़ी अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, काम करने की क्षमता से आम जनता के प्रति एक विश्वास का माहौल पैदा करे। इसलिए उनकी हम प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जिसमें उठा नहीं आता, जिनको दो दो आदमी उठा के करते हैं और कहते हैं हम तो इस देश के फलाने मंत्री है, ढिमके मंत्री हैं, दो दो आदमी उठा करके उनको चलाते हैं, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और वो जो है पार्टियों के हेड बने हुए हैं और आज भी इतनी छोड़ रहे हैं कुर्सी, क्योंकि वह अरबों खरबों की संपत्ति की रक्षा कैसे हो, इसलिए उस अरबों खरबों की संपत्ति की सुरक्षा ही बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वो राजनीति में उठने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, सोचने की ताकत नहीं। इसलिए हमारे वैसे मोदी, हालांकि वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से तो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लेकिन इस मामले में मोदी जी की थोड़ी सी मैं तारीफ करूंगा कि उस समय लोगों को बहुत बुरा लगा, आडवाणी जी को छोड़ करके ये कर दिया, वो कर दिया, मुरली मनोहर जोशी है, फलाना है, साइड लाइन किया है। लेकिन युवा टीम आई, उनकी टीम में बड़े अच्छे विद्वान लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयशंकर प्रसाद हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है बहुत बड़े विद्वान लोग हैं। हमारी निर्मला रमण है, अद्वितीय जो है अर्थशास्त्री हैं, और ऐसे बहुत बहुत लोग हैं। गडकरी जी हैं, उनका काम दिखता है, उनका काम दिखता है। तो कह रहे जो टीम लेके आए वो तो ठीक है, प्रशंसनीय है। अब उन बुड्ढों को उनको सम्मान करें, ठीक है, मार्गदर्शन के रूप में, लेकिन जहां उनकी उम्र के हिसाब से शारीरिक क्षमता तो कम होती ही है, इसलिए नए चेहरों को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। अच्छा, एक चीज है राजेंद्र सर, अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण ये कैसे खत्म होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए साहब, मैं ये कह दूं, चाहे कोई सी भी पार्टी आए, अब आप इस पार्टी की स्थिति देखें, जब इनकी तनख्वाह बढ़ने की बात आती है एमएलए एमपी की, तब ये सारी पार्टी एक हो जाती है, कोई भी तो विरोध नहीं करता। अरे मैं ये पूछता हूँ भाई, आपने आम जनता के सामने जब वोट मांगने गए थे तब जनता से ये लिया था कि मैंडेट कि भाई हम पहले तो हम अपनी तनख्वाह बढ़ाएंगे, हम एक एक एमएलए को 50-50 लाख की सुविधा प्रदान करेंगे हर महीने की। मोबाइल आज के अनलिमिटेड कॉल का मोबाइल 500 रुपए में रिचार्ज हो रहा है, 600 में हो रहा है। उस मोबाइल और फोन के नाम पर आज भी आप इतने खर्चा उठा रहे हो, कितने हजार रुपए महीने उठा रहे हो। अरे ये सब, ये क्या चीज है? आम जनता किसने अधिकार दे दिया? ये रेवड़िया बांट रहे हो, ये पैसा आपका है क्या? ये रेवड़ी बांट रहे हो, ये पैसा आपका है, आपने कमाया, अपनी तनख्वाह में से दिया, काय में से दिया? जनता का पैसा, फिर टैक्स लाट दोगे आप। आज जीएसटी पे लग गया। आज 100 रुपए का स्टाम्प 150 और 160 रुपए का आता है। जब 160 रुपए का स्टाम्प आता है, फिर बेचने वाला और ब्लैक करता है, वो 170 रुपए का आता है। अगर देसी आदमी है, यदि कोई रोकने वाला नहीं है, तो 180 रुपए का। कीमत कितनी? 100 रुपए। बिक कितने का रहा? 180 का। कौन चेक कर रहा है इसको? देख रहा है कोई? आए आज गाय आवारा शब्द हो गया गायों के साथ में। गाय कभी आवारा थी क्या? वो तो माता थी हमारी। लेकिन किसने किया? आज गाय के नाम पर आप टैक्स लेते हो हर जगह। ले लो, बिल्कुल। गाय के नहीं, गौरक्षा के लिए टैक्स ले रहे हैं, स्टाम्प पे ले रहे हैं, जगह जगह आप टैक्स ले रहे हैं। और ये गाय क्यों सड़क पे घूम रही है? फिर क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? कोई सवाल नहीं है। इसलिए जनता को तो पिसना है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो और सपा हो। जो ये अपराधीकरण कैसे? अपराधीकरण नहीं रुक सकता, क्योंकि इनकी सरकार बनने के लिए उनको अपराधियों का सहयोग जरूरी है। इनकी चुनाव के लिए जब इनकी गाड़ी आगे जाती है तो 2 गाड़ी दादाओं की चलती है साथ में। वो दिखाते हैं ये दादा हमारे साथ में है। जब वोट डलते हैं उसमें वो दादा सब काम करते हैं, प्रत्यक्ष में काम करते हैं। एमएलए एमपी ऐसे बता दो कितने से लोग हैं मुट्ठी भर जो आपराधिक वृत्तियों से दूर हैं, नहीं तो अपराध में लिप्त हैं। एक एमपीओ के खिलाफ 8-8 सेशन केस, एक ही पर्याप्त होता है सेशन केस, जिनके बलात्कार, हत्या के प्रयास, डकैती, हो सकता है कुछ फर्जी हो, लेकिन 18 मुकदमे तो फर्जी नहीं हो सकते, 15 तो फर्जी नहीं हो सकते, 12 तो फर्जी नहीं हो सकते। तो ये सब चीजें क्या है, कौन रोकेगा? और कौन सी पार्टी में नहीं है? सब पार्टियों में, सब पार्टियों। आपने कभी विचार किया कि 500 रुपए की जो है पूंजी पे बताते करके जो आदमी पहली बार एमएलए एमपी बनता है, 5 साल बाद में वो 5000 करोड़ का आदमी हो जाता है।
और कोई उसकी कोई फैक्ट्री नहीं, कोई माइंस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बोर नहीं, कोई नहीं, फिर पता नहीं कैसे हो जाता है, ये कहाँ से बढ़ गया अचानक, कौन से? इसलिए ये सब चीजें, अपराधीकरण तो राजनीति से जुड़ गया बुरी तरह से। और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में जब तक चुनाव आयोग कोई तगड़ा ही कोई चुनाव आयुक्त आए, जो बहुत तगड़ा आदमी आए चुनाव आयुक्त, और वो कहते हैं मैं तो निश्चित 5 साल तो मुझे कौन हटाएगा, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है, 5 साल से पहले उसे हटा नहीं सकते, इम्पीचमेंट के अलावा कोई तरीका नहीं है उसे हटाने का। अगर वो कर दे विचार तो हो सकता है कोई आए तो सुधर सकता है, अगर कोई वैसे से कोई चांसेस नजर नहीं आते। चलिए अब आते हैं थोड़ी सी अपने मुद्दों पर बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी जिला बन गया साहब और चुनावी बिगुल बच गया। बहुत जल्दी पहली लिस्ट आने वाली है और आपको जाना है? अच्छा चलिए, नहीं अगर आपको वाकई में जल्दी है मेरे को क्या अच्छा चलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब जाते जाते सिर्फ थोड़ी सी हमारे यहाँ की जो बात है वो हम करने चाह रहे हैं कि अब जो अगर देखा जाए तो जब हम घूम घूम करके बातचीत कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, अभी पुराने चेहरे जो है ना इन पर भरोसा कम है, अब तो नए चेहरे आने चाहिए। उसको लेकर के मैं एक छोटी सी टिप्पणी सबकी हमारे जो चारों गेस्ट है उनकी चाहूंगा। क्या पुराने चेहरों पर दाव लगाएं या अब नए चेहरों की दरकार है? राजेंद्र जी। देखिए साहब, एकदम नए चेहरे की बात तो मैं भी कैसे, जो परखा नहीं, जो देखा नहीं, कैसे बताएं उसको, वो स्थिति को बेहतर करेगा या बदतर करेगा। लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि नया चेहरा कुछ ये तो जरूर सोचेगा कि हमें कुछ अच्छा करें, जिसे मैं दोबारा रिपीट नए विजन के साथ आए, नई सोच के साथ आए, नए जोश के साथ आए। अच्छा लग रहा है कोई नया चेहरा जो अभी आपको कद्दावर लग रहा है, सशक्त जो लग रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई, अभी पत्ते स्पष्ट नहीं हुए, बहुत जल्दीबाजी होगी इस बारे में कुछ कहना अभी, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लंबी फौज है। आज गंगापुर में होर्डिंग की बाढ़ आ रही है, इतने होर्डिंग लगे, और ये होर्डिंग ये संकेत देते हैं कि चुनाव के प्रत्याशी ये है, तो ये इसलिए कुछ कहना है, अभी जल्दीबाजी होगा। चलिए, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको जल्दी है ना तो आप अभी हम आपको बाकायदा पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपके घर गेस्ट बैठे हुए हैं तो हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और थैंक यू सर, और हमको जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। नहीं बिल्कुल, और इस तरह की डिबेट में पर जनता की वो उठाते रहते हो, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल इतनी बातें हुई है, जनता तक पहुंचेगी, थोड़ी बहुत जनता भी तो सोचेगी, आगे जनता ये भी तो सोचेगी कि आगे ये हम ये यातना भोगने के लिए पैदा हुए हैं, ये इसके पीछे हम आवाज भी उठा सकते हैं कोई? बिल्कुल। अच्छा लोग बोलते नहीं है सर, सबसे बड़ी बात है कि कैमरे के सामने आके लोग बोलते नहीं बोल रहे हैं अपन, इसलिए तो आपका, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कुछ न कुछ विचार निश्चित रूप से इसके पॉजिटिविटी वो निकलेगा। नहीं बिल्कुल लोगों के जहन में रहती है वो चीजें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी 2 गेस्ट हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी सी हम गुफ्तगू जरूर करेंगे। सरफू सर क्या कहना चाहोगे, अब आने वाले दिनों में लोग नया चेहरा चाहते हैं या यही पुराने चेहरे रिपीट होंगे? पूर्व में जैसा कि भाई राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि नए चेहरे बहुत हैं और होर्डिंग की जो है वो लगी हुई है, होर्ड लगी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो विधायक साहब हैं वो गंगापुर के हित में अच्छा काम कर रहे हैं और सेकंड रो बनानी चाहिए, नव युवकों को मौका देना चाहिए, बैक स्ट्रेंथ अपनी मजबूत रखनी चाहिए, बैक स्ट्रेंथ अपनी मजबूत रखनी चाहिए। मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि नव युवकों को सेकंड रो में रखते हुए उनको भी मौका देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और एक एज लिमिट, राजनीति में एक एज लिमिट होनी चाहिए। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी, चाहे सेंट्रल का हो, वो स्टेट का हो या किसी और का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, कि उसकी एक एज लिमिट है कि भाई इतनी एज लिमिट। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई उतनी रखी जाए या कितनी रखी जाए, लेकिन कम से कम एक एज लिमिट हो कि भाई 70 साल, 75 साल, 60 साल, 65 साल, ये एक एज लिमिट है। उसके हिसाब से फिर सेकेंड रो अपना आप आगे आएगी, नवयुवकों को मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ाएंगे। नई तकनीक आ रही है, नई शिक्षा नीति आ रही है, सब कुछ अच्छा आ रहा है और सब कुछ अच्छा हुआ। आपने हमें बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड नाइट। धन्यवाद। दियो भाई साहब, नए चेहरे आने चाहिए कि पुराने चेहरों पर लोग दाव लगा देंगे या ये चेहरे सक्सेस हो जाएंगे, क्या कहना चाहोगे? गंगापुर में इस समय लगभग हमारे प्रत्याशियों की बाढ़ आ रही है और दोनों पार्टियों में आ रही है। और जैसा भी आप सब लोग बोल के गए, होर्डिंग भी काफी लग रहे हैं और हमारे कई भाई और हमारी बहनें सब पार्टी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं और सब इस उम्मीद में है कि चलो हम भी आने वाले चुनाव में
किसी न किसी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उन सबको बहुत बहुत मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। ये भविष्य के अर्थ में कौन नया, मगर ये सब चीज पार्टियों को देखनी चाहिए। एक राजनीति में एक रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि आप एक 80 साल के 90 साल के व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके न उसका शरीर काम कर रहा न दिमाग काम कर रहा। बिल्कुल आदमी को एक रिटायरमेंट की, राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। आज हम लोग सरकारी नौकरी में से 60 साल बाद रिटायरमेंट दे देते हैं, ले लेते हैं। तो एक राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी कंटिन्यू चुनाव लड़ रहा है, उसको 30-40 साल हो गए, 8 बार विधायक है, 8 बार MP है, वो खुद बंदे पे उसको बात करनी, अब तो मेरे बेटे को मिलना चाहिए। हमारे राजस्थान में कई पूर्व मंत्री भी हैं, दोनों पार्टियों को, मैं किसी पार्टी को, दोनों पार्टियों को, वो उनकी सोच, उनने खुद का कार्यकाल पूरा कर लिया। आज वो अब 70-80 हो गए, अब वो कहते भाई मैं चुनाव में लड़ूंगा, मैं संन्यास लूंगा राजनीति से, मगर मेरे बेटे को मैं स्टेब्लिश करूंगा। तो ये परिवारवाद वाली बात हुई। तो मेरी सोच है, जो आदमी लायक है, काम कर रहा है, जिसको शहर ने देखा है, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, पूर्व विधायक हो या आने वाले विधायक हो, उसको जिम्मेवारी देनी चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अभी आगामी चुनावों में गंगापुर में बड़े मुद्दे कौन से हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करेंगे कि साहब ये मुद्दे आ भी रहेंगे, चाहे आप दावे कितने ही कर लो कि साहब इतिहास रच दिया हमने, अब से पहले इतना विकास का काम नहीं हुआ, लेकिन जनता तो अच्छे से देख रही है ना कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। तो मुद्दे कौन से जो ज्यादा हावी रहेंगे इस बार के चुनावों में? देखो मैं बताऊं, बहुत बड़ा चैलेंज अभी सबके सामने है, जो भी चाहे विधायक बने या सांसद बने, क्योंकि आज इन्होंने इतनी बड़ी एक लाइन खींच दी है हमारे CM ने, जिसको क्या इसके आगे लंबी लाइन खींचना किसी के बस की बात नहीं है। इन योजनाओं को साकार करना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि जिला बन गया, अब जिले के लिए पूरा प्रशासनिक ढांचा, पूरा अमला होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आज बिल्डिंगें बनेगी, कलेक्ट्री बनेगी, SP ऑफिस बनेगा, आपका पुलिस लाइन बनेगी, आपके इतने कार्यालय खुलेंगे, जिला परिवहन अधिकारी आएगा, इनकम टैक्स वाले आएंगे, इतना इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें इनको सालों लग जाएंगे। और इस पूरी तैयारी को, जिले को मूल रूप लेने में लगभग कम से कम, अगर आज से हम लोग तैयारी करेंगे तो लगभग 5 से 10 साल चाहिए, जब जाकर लगेगा हम जिले गंगापुर सिटी जिला में बैठे हैं। तो आने वाले किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो घोषणाएं हो चुकी हैं और जो नाम हमारा लिखा हुआ चुका हम जिले में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको बनाने में हमको काफी जद्दोजहद होगी और काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं वो कह रहा हूँ, जो भी आएगा वो जिम्मेवारी लेकर आना पड़ेगा, जब जाके गंगापुर उसको मानेगा। उसके बावजूद शहर की स्थिति बहुत खराब है। आज हम लोग मतलब पहले घर से कहते थे गंगापुर सिटी में रहते हैं, बाकी जो आदमी यहाँ से जाता है वो एक मतलब अच्छी सोच लेकर नहीं जाता, मन नहीं करता सर, अच्छी सोच लेकर नहीं जाता। उसके हमारे जो मेहमान जाता है उसके मन में गंगापुर के लिए बहुत बुरी विचारधारा है, तुम्हारा शहर तो ऐसा है। कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर जो आवारा जो जानवर होते थे, जो पपन कहते हैं, वो बहुत घूमते थे, सुअर वगैरह जो कहते थे। आज स्थिति है, एक वो बीमारी ऐसी आई थी, उसके कारण वो लोग वो कतई मिट गए, वो खत्म हो गए। तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, मगर ऊपर वाले की लीला है तो क्या कह सकते हैं अपन। कोई बीमारी ऐसी चली, वो चले गए, मतलब काफी मतलब बिल्कुल साफ हो गए। तो उससे निजात हमको मिली। हालांकि काफी इसमें एक समाज का बहुत नुकसान हुआ है, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन कुदरत का कहर था, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मगर आने वाले समय में चैलेंज बहुत है और चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो सांसद के लिए हो, आने वाली सरकार के लिए हो, या और कोई चुनाव होगा उसके लिए हो, क्योंकि पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ, सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ये अभी वर्तमान जो विधायक हैं और पूर्व विधायक जिनकी बात करें, अब ये दोनों इस मामले को, इस चैलेंज को, इनमें से दोनों में ये कुव्वत है कि हाँ कर सकते हैं, या फिर हाँ कोई नया चेहरा ही अब आना चाहिए? वो तो देखो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है, अपन लोग इसको डिसाइड करने में अपन लोग सक्षम भी नहीं है। भाई पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है, और किसकी हवा बनती है, किसकी हवा बनती है, कौन चुनाव जीतता है। क्योंकि चुनाव से पहले कई लोग मैदान में आते हैं, कई लोग अपनी तैयारी करते हैं। उस समय जब वोट पड़ता है, उस समय क्या स्थिति बनती है, किसके पक्ष में पलड़ा भारी होता है, कौन चुनाव जीतता है। और मैंने कल 2 मिनट का टाइम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल एक सोशल मीडिया पे मैंने एक छोटा सा वीडियो था, 2 मिनट का, वो देखा था। एक सरपंच चुनाव लड़ता है साहब, चुनाव लड़ने के लिए वो झोपड़ी में जाता है और वो उस परिवार के मुखिया से पूछना आपके घर में कितने लोग हैं, वो कहता है 4, वो उनको 2000 रुपए दे के आ जाता है। अच्छा, 500 4 नोट। अब वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है सरपंच का। अब जो व्यक्ति पैसे लेता है
वो बड़े मतलब उम्मीद के साथ में वो साइकिल लेके उसको कहता है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो बिल्कुल चला जाता है। वो 2-3 बार स्थिति बनती है, फिर लास्ट में वो गुस्से में आकर उसके आगे साइकिल लगा देता है। अपने सरपंच साहब जा रहे हैं 2-4 आदमी के साथ कि भाई साहब हमने आपको वोट दिया, आपने हम पे ध्यान नहीं दे रहे, मैं तुझ पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तुमको खरीद लिया। जिस दिन मैं वोट लेने गया था उस दिन मैंने आपको पैसे दिए थे, आप बिक चुके हो, तो आपका मुझ पर अधिकार नहीं है कि आप मुझसे कोई सवाल करो, मुझसे मांग करो। मेरे ऊपर उसी का अधिकार जिसने मुझको बिना पैसे और बिना कोई प्रलोभन के मुझको वोट दिया, वो मुझसे कुछ मांग सकता है। तो मैं वोटर्स को कहना चाहूंगा ऐसे लोभ में ना आए, क्योंकि देखो आज की डेट में चुनाव होता है तो वोटर्स बिकता है। बिल्कुल, वोटर बिकेगा तो आपने नेता से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं एक मतलब आत्मविश्वास के साथ कह सकूं आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद बिके हुए हो। तो पहली बात वोटर बिकता है, वोटर के बाद में हमारा अगर कोई नगर पालिका चुनाव है तो पार्षद बिकता है। पार्षद को खरीदता कौन है, एमएलए को खरीदता कौन है, एमपी को खरीदता कौन है। तो इस तरीके से पूरी चेन है ना, वो बिकी हुई है। इसलिए मैं वोटर से कहना चाहूंगा, साफ आदमी को, सच्चे आदमी को राजनीति में लाइए, जो बिकाऊ ना हो, आपका हित करे, शहर का हित करे, देश का हित करे, राज्य का हित करे। अच्छा, अभी गहलोत साहब दावा कर रहे हैं कि साहब 30 साल का वो रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे और सरकार अब स्टेट लेवल पर रिपीट होगी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार इस बार रिपीट हो सकती है? देखो मैं बता दूं, गहलोत साहब ने काम बहुत करे इस कार्यकाल में, और योजनाएं बहुत अच्छी थी, आम आदमी से जुड़ी। बाकी प्रशासनिक अमला इनका हाथ से निकल गया, क्योंकि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, निरंकुश हो रहे हैं। और इनकी योजना जो हिसाब से इन्होंने लागू की है, ये निश्चित इनको वापस आना चाहिए, मगर टक्कर कांटे की है, क्योंकि यहाँ भी आपस में कुछ अंदरूनी विवाद है, मतलब मगर इससे ज्यादा विवाद भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी की और ऊपरी जो आला कमान है उनकी नहीं बन रही है। तो अभी कुछ भी कहने में नहीं है, बाकी टक्कर में बहुत है। आज की डेट में का जो चुनाव होगा दीपक सर, आपको लग रहा है ना वो बहुत टिपिकल और बहुत चैलेंजिंग होगा दोनों ही पार्टियों के लिए? पहले ये होता था एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, मगर इस बार कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है वापस। मतलब ये जो इतिहास है वो इतिहास हमेशा तोड़ने, नहीं इतिहास नहीं, रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए होता है। हो सकता है रिकॉर्ड टूट भी जाए, मगर ऐसे भविष्य का समय अपन कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, एक चीज और निकल करके सामने आ रही है, जैसे पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव थे 2019 में, तो लोगों ने एक थीम बनाई थी कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और स्टेट में सरकार पलट दी, मोदी वहीं रहे। अब की बार ये सुनने में आ रहा है कि साहब गहलोत तुझसे बैर नहीं पर तेरे विधायकों की खैर नहीं, कि विधायकों ने काम नहीं किया। कितना सही है? देखो राजस्थान में कई जगह से शिकायत आई है, विधायकों की भी शिकायत आई है, वो काफी निरंकुश हुए हैं। और क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी, गहलोत साहब को अपने विधायकों को प्रमोट करना पड़ा, उनको फ्री हैंड करना पड़ा। तो इनको सरकार, क्योंकि कई बार सरकार बचाने के लिए मतलब काफी विधायकों ने उनका साथ दिया। तो हर एक विधायक ऐसा नहीं है जिसका, बाकी राजस्थान में कई विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट इनको बदलने ही पड़ेंगे। नहीं बदलोगे तो सब हारेंगे, क्योंकि देखो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है ना, जो कंटिन्यू उसमें वो होता ही है। और इस कड़ी में मैं कहना चाहूंगा इनको टिकट काफी बदलनी चाहिए। और जब इनकी सरकार नहीं, टिकट कांग्रेस को नहीं बीजेपी को बदलने पड़ेंगे। और बीजेपी इस मामले में बहुत आगे है। बीजेपी रणनीतियां अच्छी, बीजेपी चेहरे बदलने में बहुत आगे है, चौंकाने वाले डिसीजन लेती है, किसी भी आदमी को कहीं के गुला कहीं बिठा देती है। और हमारी जो पार्टी कांग्रेस, उसमें क्या है, फ्रेम चेंज होता है, फोटो चेंज नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी में फोटो चेंज होती है, फ्रेम भी रहता है। तो इनको भी फोटो चेंज करनी पड़ेगी कई जगह पर। मैं स्पेशली कोई जगह की बात नहीं कर रहा, कई जगह इनको चेंज करने पड़ेंगे टिकट, तब जाके अपनी स्थिति में आ सकते हैं। अभी कुल मिलाकर के आचार संहिता लगने वाली है और दोनों ही पार्टियां जो हैं बहुत जल्दी लिस्ट भी आ जाएगी, शायद अक्टूबर के पहले सप्ताह में बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी। और दोनों पार्टियां बहुत उहापोह कर रही हैं। अभी कुल मिलाकर के ये है, लोग 2024 में सेंटर में तो मोदी को देखना चाहते हैं, मगर राज्यों में लोग जो है ना वो अपने अपने हिसाब से सरकारें बना रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की अब दुअर्थी सरकारें चल गई कि हाँ वहां मोदी ठीक है, लेकिन राज्यों में हम हमारे हिसाब से सरकारें बनाएंगे? हो चुका है ना, पहले हो चुका है। जो आप बात बता रहे थे, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो स्थिति कुछ भी हो सकता है। देखो पब्लिक है, पब्लिक जब विचार बदलती है, बहुत चतुर हो गई, और सबको मालूम माइंड मेकअप है मुझको किसके साथ क्या करना है। तो पब्लिक कहती नहीं है
कहती नहीं है। हाँ, पब्लिक कहती नहीं है, वो सामने नहीं आती, पर उसको जहन में है कि मुझे क्या करना है। एक चुनाव हुआ था 25, उसमें करीब 40 वोट थे, मुझको याद है। तो 40 वोट में एक हमारा कैंडिडेट था, तो जो भी वोट देकर जाता था उस पर कंधे पार रख रहे हैं। जब लास्ट में जब सब वोट डल गए तो उस मतपेटी में सिर्फ एक वोट था। अब वो सोच रहा वो एक वोट किसका है। तो इसलिए पब्लिक सबके लिए हाँ करेगी, बाकी देना जिसको उसको देगी। चलिए, तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि चुनाव किस करवट बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों के पाले में गेंद है, और किसका कौन मुस्तकबिल होगा, किसका इकबाल बुलंद होगा, ये तो भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन लोगों को अपने हिसाब से बहुत अच्छे सोच समझ करके वोट देना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो बुलेट में दम नहीं है ना, वो बैलेट में दम है। आप अगर अपनी ताकत का, अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे तो शायद एक नया मुस्तकबिल और एक अच्छा मुस्तकबिल चुन पाएंगे। बाकी धर्म, जाति और भाई भतीजा वाली जो राजनीति है ना, ये तो कहीं ना कहीं आपको छोड़नी पड़ेगी। क्यों साहब? बिल्कुल सही। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चैनल देखने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल देखेंगे, देखता भी हूँ मैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। हैं? हमारे कमेंट्स भी पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर करेंगे कुछ नए मुद्दों पर बातें, कुछ नई खबरें लेकर के, कुछ नई अपडेट लेकर के आपके पास में कल फिर आएंगे, और ये चुनावी सरगर्मियां ऐसी चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।